जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे हम इंदौर वाटर क्राइसिस के बारे में कि इंदौर में ऐसा क्या हुआ कि दर्जनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके कारण क्या रहे, सब कुछ डिटेल में जानना चाहिए। और इंदौर आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पे माना जाता है। इंदौर में जल संकट का सबसे तात्कालिक और गंभीर पहलू हाल ही में दूषित पेयजल की आपूर्ति, जिसके कारण कई लोगों की मौत होने से ये पूरा मामला चर्चा में आया है। सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं और इस शहर के जल प्रबंधन की कमियों को उजागर कर रहा है। सबसे प्रमुख मुद्दा पीने के पानी की लाइनों में सीवेज का पानी का मिलना। सीवेज का पानी यानी कि गंदे नाले का पानी कैसे मिला, ये कारण बहुत बड़ा है। खासकर भागीरथपुरा जैसे इलाकों में खराब सीवरेज सिस्टम और पानी की पाइपलाइनों की दयनीय स्थिति के कारण गंदा पानी घरों तक पहुंचा, जिससे जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड इत्यादि बीमारियां फैली। स्थानीय लोगों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, अगर हम उनकी रिपोर्टों के बात माने या स्थानीय लोगों की बात को ध्यान में रख के बात करें तो निवासियों ने कई दिनों से गंदे पानी की शिकायत की थी, प्रशासन को जानकारी दी थी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। इसमें आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक कैबिनेट मंत्री हैं और एक मीडिया का पत्रकार है। उन दोनों में इसी चीज़ को लेके बहस हो जाती है और अपशब्दों का माया जाल वहाँ पे चलते हुए दिखाई देता है। जब प्रशासन ने नहीं कार्रवाई की तो समस्या गंभीर बनी। पानी की मुख्य लाइनों में जो मेन लाइन होती है उसमें सार्वजनिक शौचालय जो बने होते हैं, आपने देखा होगा ना, सुलभ शौचालय, उनके पानी रिसाव करके पहुंचते हैं और पानी दूषित हो जाता है। आधिकारिक दावों की बात करें तो 83% आबादी को नर्मदा का जल मिलता है, जो नर्मदा नदी है, और हकीकत में 30% से अधिक लोग पानी की जरूरतों के लिए बोरिंग पर निर्भर हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण भी एक बड़ा कारण बन जाता है। अनियंत्रित शहरीकरण, औद्योगिकरण जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा रहा है और प्रदूषण को बढ़ा रहा है। दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों में तो दर्जनों की संख्या निकल के आ रही है, कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग डेटा है, कहीं पे 8, कहीं पे 12, कहीं पे 15, और सैकड़ों से लेके हजारों लोगों के बीमार होने की बात निकल के आ रही है। और इस घटना ने बड़े पैमाने पर जनता के बीच डर का माहौल पैदा किया है, साथ में आक्रोश भी पैदा किया, जिससे राजनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज हुई है और बयानबाजियां तेज हुई है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में क्लोरीन की गोलियां बांटी हैं और घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, जिसने सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये सारी जब घटनाएं घटी तो इसके बाद कुछ इनपुट ये निकल रहे हैं कि इंदौर में जो कुछ हुआ, अब उसके बाद पाइपलाइन बदलने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इंदौर में जो हुआ उससे सरकारी वाटर सप्लाई से लोगों का भरोसा उठ सकता है, और जब जब भरोसे की सप्लाई रुकती है तो एक बहुत बड़ा बाजार मुस्कुराता है। जब नल से गंदा पानी आने का डर होता है तो बाजार में शुद्धता बेचने वाली कंपनियों का मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। जब तक जल ने नल से आने में अपने आप में शुद्धता रखी तब तक तो जीवन सुरक्षित रहा, लेकिन नल से दूषित पानी आने का डर होगा तब टैंकर माफिया का धंधा बढ़ेगा। यानी ये एक ऐसा डर है जो पीने के पानी के अधिकार को एक महंगा प्रोडक्ट बना देगा। ऐसा तब होता है जब सारे नियम और मानक भुला दिए जाते हैं। भारत में सप्लाई वाटर की गुणवत्ता और पाइपलाइनों के जो रख रखाव हैं उसको लेकर जो मानक तय हैं वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सप्लाई वाले पानी के केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स तय करता है। BIS की गाइडलाइंस कहती है कि उपभोक्ता के नल तक पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एजेंसी की जिम्मेदारी है, फिर वो सरकारी हो या प्राइवेट। पाइपलाइन में कहाँ कहाँ गंदगी मिल सकती है उसकी मैपिंग करना जरूरी है। गाइडलाइंस है कि पानी में रसायनों की जांच वर्ष में 1 बार जरूर होनी चाहिए, बैक्टीरिया की जांच वर्ष में 2 बार जरूर की जाए। साथ ही वाटर सप्लाई वाली एजेंसी को पानी की गुणवत्ता की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होती है, जिनके मुताबिक वाल्व, एयर वाल्व की रोजाना जांच हो ताकि लीकेज तुरंत पकड़ा जा सके। सप्लाई की मेन लाइन की जांच हर 15 दिन में जरूरी है। पानी की सप्लाई की लाइन और सीवर लाइन के बीच कम से कम
3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर दोनों लाइन क्रॉस करती हैं तो पानी की लाइन सीवर लाइन से ऊपर होगी। क्रॉसिंग वाली जगह पानी की पाइपलाइन में कोई जोड़ नहीं होगा। पंपिंग स्टेशन से निकले और उपभोक्ता तक पहुंचे पानी में अंतर पता किया जाएगा, जिससे लीकेज का पता लग सके। गाइडलाइंस के मुताबिक पाइपलाइनों को 30 से 50 वर्ष के अंदर बदला जाना जरूरी हो जाता है। अगर बार बार लीकेज की शिकायत आती है तो बिना देरी के पाइप बदला जाना चाहिए। इन गाइडलाइंस का कितना पालन होता है, इंदौर की घटना के बाद इस पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर सफाई भी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों में बदलाव किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। फिलहाल लोगों के बीमार होने से ये मामला संज्ञान में आया है। वैसे तो संज्ञान में 15 दिन से चल रहा था, लेकिन लापरवाही के चलते दर्जनों लोगों को जान गंवानी पड़ी, हजारों लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये तय करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है और क्या क्या एक्शन ले रही है। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा। आइए थोड़ा इंदौर के बारे में जान लेते हैं। इंदौर का इतिहास क्या है? तो आपको बता दें कि 15वीं सदी के अंत में सरस्वती नदी के किनारे एक छोटे से गांव के रूप में शुरू हुआ और 18वीं सदी से होलकर राजवंश की राजधानी बनने के बाद एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जिसे बाद में ब्रिटिश राज के तहत इंदौर नाम मिला। और अब यह मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो ऐतिहासिक इमारतों जैसे राजवाड़ा और आधुनिक विकास का मिश्रण माना जाता है। 15वीं सदी के अंत में सरस्वती नदी के किनारे एक गांव के रूप में जब यह स्थापित हुआ तो इसका मूल नाम इंदौर था। 1741 में इंद्रेश्वर मंदिर बनने के बाद इसका नाम बदलकर इंद्रपुर और फिर इंदौर हो गया। मुगल काल में इसे स्थानीय जमींदारों को जागीर के रूप में दिया गया था। 1733 में पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा मल्हार राव होलकर को मालवा क्षेत्र दिया गया और उन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। मल्हार राव होलकर यानी कि मल्हार राव प्रथम और बाद में उनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर 1765 से 1795 तक इनका शासनकाल रहा। जो शहर का विकास जो है इनके काल में बहुत ज़्यादा हुआ। राजवाड़ा होलकर शासकों की ऐतिहासिक हवेली इसी काल की वास्तुशिल्प का प्रमाण है। 1818 के तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में हार के बाद इंदौर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। ब्रिटिश काल में भी यह एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा और इसका नाम इंदौर ही रहा। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो इंदौर राज्य मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। आज यह मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और एक बड़ा शैक्षिक व आर्थिक केंद्र है, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। राजवाड़ा एक स्थान है, जो ऐतिहासिक स्थल है उनमें राजवाड़ा है, जो होलकर राजवंश की पुरानी हवेली है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पे पहले किंग एडवर्ड हॉल के नाम से जो जाना जाता था, जो 1904 में निर्मित था, उसे अब महात्मा गांधी हॉल के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अन्नपूर्णा मंदिर है और इंदौर के इतिहास और कलाकृतियों का संग्रह केंद्रीय संग्रहालय सेंट्रल म्यूजियम के रूप में वहाँ पे स्थापित है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि इंदौर में वाटर क्राइसिस क्या है। थोड़ा हम भारत में वाटर क्राइसिस पर नज़र डालें। भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में जल संकट एक गंभीर समस्या है, जो बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और कुप्रबंधन के कारण पैदा हुई है, जिससे करोड़ों लोग स्वच्छ पानी से वंचित हैं और 2030 तक मांग आपूर्ति से 2 गुनी होने की आशंका है। यह संकट स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए खतरा है, जिसके समाधान के लिए जन संरक्षण और कुशल उपयोग जरूरी है। लेकिन जल जीवन मिशन जैसी सरकारी पहलें भी चल रही हैं, जैसा कि आपको आगे हम बताने वाले हैं। जैसे देश में क्या है, जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण, साथ में औद्योगिकरण को भी हम जोड़ सकते हैं। तेजी से बढ़ती आबादी और शहरों के विस्तार से पानी की मांग बढ़ी है, जिससे जल स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण नदियां, झीलें और भूजल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे पीने योग्य पानी कम हो रहा है। सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए भूजल का अंधाधुंध पंपिंग जल स्तर को लगातार गिरा रहा है और नियमित मानसून, सूखा और बाढ़ जैसी मौसमी घटनाएं जल उपलब्धता को प्रभावित कर रही हैं। जल प्रबंधन में कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण भी यह समस्या बढ़ रही है। दूषित पानी के कारण जल जनित बीमारियां बढ़ रही हैं और बच्चों की मृत्यु दर भी प्रभावित हो रही है। पानी की कमी से कृषि और अन्य उद्योगों को नुकसान हो रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।
पानी इकट्ठा करने में महिलाओं और बच्चों का समय बर्बाद होता है, जिससे शिक्षा और अन्य अवसरों से वंचित रह जाते हैं। जल स्रोतों का सूखना और प्रदूषण से पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहा है। सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, हर घर जल नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भूजल प्रबंधन के लिए कई सारी योजनाएं हैं, जैसे अटल भूजल योजना है। वर्षा जल के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि भारत का जल संकट बहुआयामी है, लेकिन सही दिशा में उठाए गए कदमों और सामुदायिक भागीदारी से इसे हल किया जा सकता है, जिससे जल सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उन्हें एमपीएस हिंदी डेली करंट अफेयर्स जहां पर आपको मिलता है उसके बारे में अपने दोस्तों को बता सकते हैं और उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म की जानकारी दे सकते हैं। कहा जाता है ना कि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। तो आपने अगर ये चीज़ें सीखी, जानी, तो अपने चहेते मित्रों को भी ये शेयर करके उन तक पहुंचाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक भी पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स, देश और दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ जान सकते हैं। स्पोर्ट्स से लेके यानी कि ओवरऑल जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है उन सारी चीज़ों को हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।